वेलकम डियर रॉकर्ड्स। मूवी की शुरुआत में हम लोनप्पन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पेशे से एक बिजनेसमैन और एक फिल्म प्रोड्यूसर है और वो अपनी गर्लफ्रेंड गीता के साथ एंजॉय कर रहा होता है। तभी एक आदमी वहाँ गीता से कहता है, क्या लोनप्पन घर में है? मैंने उसकी गाड़ी को रोड के साइड में देखा, अगर वो यहाँ आसपास दिखे तो आप तुरंत मुझे बुला लेना। अब उसके जाने के बाद लोनप्पन 2-3 पैग लगाता है और गीता से उसके एक्टिंग करियर के बारे में हालचाल पूछता है। तब गीता उसे कहती है कि कल मुझे शूटिंग के लिए जाना है और इसके बाद लोनप्पन वहां से चला जाता है। अब सफर के दौरान गीता लोनप्पन को फिर से कॉल करती है और दोनों एक दूसरे की बातों में ही खो जाते हैं। रात के समय अंधेरे में न दिखने के कारण लोनप्पन एक अनजान आदमी को उसी की कार से उड़ा देता है, जिससे टक्कर खाकर वो जख्मी होकर गिर जाता है। अब डर के मारे लोनप्पन उसे सड़क के किनारे धकेलकर वहीं से भाग जाता है। तभी वहां से गुजरने वाला एक शख्स उसको ये करते हुए देख लेता है। अब इस हादसे से लोनप्पन की तो हालत ही खराब हो गई थी, इसलिए वो अपने राइट हैंड रैनी के घर जाता है और उसे गाड़ी में बैठा के कहीं लेके चलता है। फिर रास्ते में वो उस हादसे के बारे में बताता है। अब रैनी लोनप्पन को उसके घर छोड़ आता है और मैं सब संभाल लूंगा ये कहकर उसकी गाड़ी को अपने घर लेके आता है। अब अगली सुबह रैनी नहा रहा होता है, तभी उसकी बहन रिया उससे कहती है कि भैया आपकी गाड़ी पर खून लगा हुआ है। जिसका जवाब देते हुए रैनी उसे कहता है कि हाँ, वो कल रात एक कुत्ता मेरी गाड़ी से टकरा गया था। अब थोड़ी देर बाद उसे लोनप्पन का कॉल आता है जो उसे कहता है कि पुलिस ने मुझे फोन किया था। ये सुनकर तो रैनी तुरंत उसके ऑफिस पहुंच जाता है। अब कल रात हुए हादसे के बारे में लोनप्पन काफी ज्यादा डर चुका था, जिसको सहारा देते हुए रैनी उसे कहता है कि मैं सब संभाल लूंगा बॉस, डोंट वरी। इसलिए वो इस मैटर को निपटाने के लिए उसके दोस्त दिवाकरन से मिलता है और हॉस्पिटल में जा पहुंचता है, जहां उसे वो जख्मी आदमी मिलता है जिसे कल रात लोनप्पन ने अपनी गाड़ी से उड़ा दिया था। अब वो सब पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलते हैं। एक्चुअली लोनप्पन ने ये प्लान बनाया है कि मेरी जगह दिवाकरन को हादसे का जिम्मेदार बताकर पुलिस से माफी मांगने के लिए ले जाया जाए, जिससे शायद कॉम्प्रोमाइज करने के बाद पुलिस उन्हें माफ कर दे और ये मैटर यहीं पर खत्म हो जाए। लेकिन जब रैनी दिवाकरन को लोनप्पन की जगह बताकर पुलिस से मामला सेटल करने की कोशिश करता है, तभी उस पुलिस वाले को शक हो जाता है और वो उल्टा रैनी पर भड़क जाता है और उसको वहां से भगा देता है। अब अपना प्लान फ्लॉप होने के बाद रैनी फिर से उस पुलिस वाले के पास जाकर उसे कहता है, अगर तू इस केस को हैंडल नहीं कर सकता तो मैं किसी और से करवा लूंगा, और उसे एटीट्यूड के साथ ये कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद रैनी, दिवाकरन और जोजू तीनों होटल में एक मीटिंग फिक्स करते हैं, जहां वो एक वकील से मिलते हैं जिसका नाम एडवोकेट पॉल होता है, जिसे रैनी पैसों का लालच देकर मना लेता है और वो सब इंस्पेक्टर के घर के लिए निकल पड़ते हैं, जहां होता है पैसों का सौदा। लाइक रैनी पुलिस वालों को, एम्बुलेंस वालों को और वकील को थोड़े थोड़े पैसे रिश्वत में बांट देता है और पैसे मिल जाने के बाद वकील और पुलिस ऑफिसर भी इस केस को सेटल करने के लिए मान जाते हैं। अब वहां से निकलने के बाद रैनी को लोनप्पन का कॉल आता है, जिसमें रैनी उसे झूठ बोलते हुए कहता है कि मैंने उस एक्सीडेंट वाले आदमी की पत्नी को 3 लाख रुपए दिए हैं। अब ये देखकर पास में बैठा राजू हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम अपने मालिक से झूठ क्यों बोलते हो? इसका जवाब में रैनी कहता है कि यार, कभी कभी अपने फायदे का भी सोच लेना चाहिए। यहाँ से हमें पता चलता है कि रैनी लोनप्पन का राइट हैंड बनकर उसी को लूट रहा है। अब वहां से आने के बाद ये दोनों फिर उसी होटल में आते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि दिवाकरन पहले यहाँ से जा चुका है। तभी हम लोनप्पन को देखते हैं, जिसके पास सिक्योरिटी आकर उसे कहता है, कोई दिवाकरन नाम का आदमी शराब पीकर गाड़ी अंदर लेकर आ गया है और जबरदस्ती तुम्हें मिलने के लिए बुला रहा है। अब ये सुनकर लोनप्पन को काफी गुस्सा आता है और वो अपने एक आदमी सलाउद्दीन को कॉल करके एक सीक्रेट लोकेशन पर आने के लिए कहता है। फिर वो दिवाकरन को अपनी बातों में फुसलाता है और उसे लेकर जंगल की तरफ रवाना होता है। रास्ते में दिवाकरन उससे कहता है कि तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है, मुझे तुमने पैसों का लालच देकर इस केस में फंसाना चाहा और अब पैसे देने की बात आई तो तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो। ये सुनकर तो अचानक लोनप्पन गाड़ी रोकता है, जहां उसके बुलाए हुए आदमी आ जाते हैं और उसे पकड़कर अपनी गाड़ी में लेके जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम रैनी को देखते हैं, जो वकील पॉल को बताता है कि दिवाकरन फरार हो चुका है। अब रैनी वकील को पास्ट की कुछ बातें बताता है, जहां लोनप्पन के कहने पर दिवाकरन को किडनैप करके रखा गया है, लेकिन दिवाकरन बड़ी ही चालाकी से वहां के सारे आदमियों को पीटकर वहां से फरार हो गया और अब उन सबको डर है कि दिवाकरन उनकी सच्चाई सबके सामने न ला दे, इसीलिए वो उसको ढूंढने में लगे हुए हैं। अब यहाँ एक तरफ दिवाकरन अपनी जख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचता है और नर्स द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस भी उसे ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब नर्स जैसे ही उसका चाकू देने के लिए पुलिस के पास जाती है तो हमें पता चलता है कि रैनी ही पुलिस का गेटअप पहनकर आया हुआ है और उसने प्लान बनाकर दिवाकरन को अरेस्ट कर लिया है। अब घर आने के बाद एक आदमी रैनी को कॉल करके बताता है कि दिवाकरन तो मर चुका है। ये सुनने के बाद रैनी बहुत हैरान हो जाता है और इस तरह से उसके आदमी दिवाकरन की बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। अब अगले दिन रैनी और लोनप्पन की मुलाकात एक चर्च में होती है,
जहां वो इस हादसे के बारे में बात कर रहे होते हैं। लोनापन रैनी से कहता है कि इस मामले को बहुत ही शातिर तरीके से हैंडल करना होगा, वरना हम सब पकड़े जाएंगे। जिसके जवाब में रैनी उससे कहता है कि बॉस मैं सब संभाल लूंगा। अब थोड़ी देर बाद चर्च के फादर से मिलने के लिए रैनी उनके पास जाता है, जहां उसकी मुलाकात जॉनी से होती है, जो एक बार को ओपन करना चाहता है, लेकिन सपोर्ट न होने की वजह से वो कर नहीं पा रहा है। जिसको देखते हुए रैनी उसकी मदद करने की ठान लेता है और अगले दिन उसे अपनी पहचान के एक पॉलिटिकल आदमी सुधीश के पास लेके जाता है। अब मुलाकात के दौरान वो सुधीश को पैसों का लालच दिखाकर उसके बार की कॉन्ट्रैक्ट को पास करवाने की रिक्वेस्ट करता है, पर सुधीश उन पैसों को लेने से मना कर देता है, क्योंकि ये एक रेस्टोरेंट बार का मैटर है। इसीलिए सुधीश के इस अजीब बिहेवियर को देखकर रैनी को काफी अजीब लगता है, लेकिन जाते वक्त सुधीश उन्हें चुपके से आवाज देता है और रैनी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके डील साइन कर ही देता है। लेकिन सुधीश के साथ डील करते वक्त रैनी वहां पर फिर से लाखों का घपला कर देता है। वहां से निकलने के बाद उसका दोस्त राजू उसे कहता है कि अगर तुम इसी तरह पैसों की हेराफेरी करते रहे तो तुम तो 1 साल में करोड़पति बन जाओगे। जिसके जवाब में रैनी राजू से कहता है, हाँ मैं बहुत ही जल्द अपने पापा की बंद पड़ी ज्वेलरी शॉप फिर से खड़ी करने वाला हूँ। अब फाइनली वो लोनापन के पास पहुंचता है, जहां उनको एक कॉल से पता चलता है कि रैनी से मिलने दिवाकरन की बीवी लवली आई है। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। अब रैनी दिवाकरन की वाइफ लवली से मिलने जाता है, जहां वो रैनी से पूछती है कि मेरे पति पिछले 1 हफ्ते से घर नहीं आए, क्या आपने उनको कहीं देखा? इसके जवाब में रैनी उनसे कहता है कि हाँ पहले मेरी उससे मुलाकात होती थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि उसने मेरी एजेंसी से कुछ लोन उठाया था। इसके बाद उसकी बीवी अपने बेटे की पढ़ाई के लिए रैनी से 10,000 का लोन मांगती है, जो देने के लिए रैनी मान ही जाता है। अब दिवाकरन की बीवी के जाने के बाद रैनी की मुलाकात उस नर्स से होती है जिसने उसे उस रात देख लिया था। वो नर्स रैनी को देखकर पूछने लगती है कि सर आप तो पुलिस ऑफिसर हो ना? जिसको सुनकर रैनी बात को छुपाते हुए टालने लगता है। अब रैनी इस बात की खबर लोनापन को देता है और झूठ बोलते हुए कहता है कि दिवाकरन की बीवी और उस नर्स का मुंह बंद कराने के लिए मुझे उन्हें 50,000 की रिश्वत देनी पड़ी। और बेवकूफ लोनापन भी उसे 50,000 दे ही देता है और मैटर को निपटाने के लिए कहता है। अब अगले दिन रैनी दिवाकरन के घर पहुंचता है और उसकी बीवी को उसके बेटे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे भी देता है। और यही नहीं, इस वक्त रैनी भैया लवली भाभी पर लाइन भी मारने लग जाता है। तो फिर होना क्या था, इनकी बातें मुलाकात में बदलने लगती है। अब रैनी उसे कॉल करने लगता है और कई जगह जाकर उसे फॉलो भी करता है। धीरे धीरे इनकी मुलाकात प्यार में बदलने लग जाती है और वो काफी वक्त एक दूसरे के साथ गुजारने लगते हैं। अब एक दिन रैनी की बहन रिया को देखने के लिए एडवोकेट पॉल और उसका बेटा बेनोए अपने परिवार के साथ आते हैं, जहां उनका रिश्ता पक्का कर दिया जाता है और साथ ही कुछ शर्तें भी रखी जाती है कि अगर रिया की शादी मेरे बेटे से करानी है तो तुम्हें बदले में कुछ पैसे हमें देने होंगे। उसी रात रिश्ता जमाने वाला ब्रोकर वरीद और रैनी एक साथ शराब पीते हैं, जहां ब्रोकर उसको एक सौदे के बारे में बताता है जिसकी मदद से वो अपनी ज्वेलरी की दुकान फिर से बना सकता है। अब एक दिन वो लवली की घर आता है, जहां लवली उसे दिवाकरन और उसकी लाइफ के बारे में बताती है। इसी बीच वो रैनी को एक न्यूज़पेपर की खबर दिखाती है। इसमें लिखा होता है कि पास के पुल के नीचे एक अनजान लाश मिली है, जिसे देखकर तो रैनी चौंक जाता है और कहीं न कहीं लवली को भी उस पर शक होता है कि जरूर उसके पति के साथ कुछ गलत हुआ हो, जिसमें हो ना हो रैनी का भी हाथ हो। अब अगली सुबह लोनापन नर्स दीप्ति के घर पर पहुंचता है और उसे डायरेक्ट रैनी से शादी करने के लिए सुझाव देता है और साथ में ये भी कहता है कि वो मेरे बेटे जैसा है और तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। जिसके बाद दीप्ति और रैनी की शादी कर दी जाती है। अब घर आने के बाद रैनी की अपनी माँ से बहस भी होती है, जो कहती है तेरी 2 बहनों की शादी किए बिना तूने शादी कैसे कर ली। जिसके बाद वो नाराज होकर चला जाता है। अब रैनी की बहन रिया दीप्ति से पूछती है कि कहीं तुमने दबाव में आकर शादी तो नहीं की, क्योंकि मेरे भैया सबसे पहले हम दोनों की शादी करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मजबूरी में शादी करनी पड़ी। अब ये सुनकर तो दीप्ति को भी थोड़ा लगने लगता है कि उसकी भी शादी मजबूरी में कर दी गई है। अब अगले दिन लोनापन अपनी ज्वेलरी शॉप में पहुंचता है, जहां वो देखता है कि दीप्ति भी उसी ज्वेलरी शॉप में एज अ वर्कर आ चुकी है। अब लोनापन को पता चल जाता है कि लवली को पता लग गया है कि उसके पति की बॉडी ब्रिज के नीचे पाई गई है और वो बहुत ही जल्द पुलिस को ये बताने वाली है। जिसके जवाब में रैनी उससे झूठ कहता है कि वो अपना मुंह बंद करने के लिए 15 लाख रुपए मांग रही है और रियलिटी में वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि रैनी ही अपने बॉस को उल्लू बनाकर जानबूझकर 15 लाख रुपए हड़प रहा है। अब लोनापन से पैसे लेने के बाद वो लवली के घर पर पहुंचता है और उसे दिवाकरन के लापता होने की खबर पुलिस को ना बताने के लिए कहता है। जिसके जवाब में लवली उसे वहां से जाने के लिए कहती है, क्योंकि अब तक उसे गारंटी नहीं थी कि सच में उसका पति जिंदा है या मर गया। और इस बात का फायदा उठाकर रैनी और 15 लाख का घपला कर देता है। अब अगले दिन रैनी की बहन रिया का रिश्ता पक्का हो जाता है, जिससे वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। इसी बीच पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है और उन्हें दिवाकरन की शर्ट मिलती है। दूसरी तरफ लोनापन को सपना आता है कि पुलिस उसे गिरफ्तार करके लेके जा रही है। थोड़ी देर में वहां पर सचमुच पुलिस आ जाती है और उससे पूछताछ करने लगती है। इसी बीच दीप्ति को भी बुलाया जाता है और उससे भी पूछताछ की जाती है, जिसमें वो उन्हें थोड़ा बताकर वहां से चली जाती है। इसके बाद डरते हुए लोनापन फिर से रैनी को कॉल करता है और पुलिस के बारे में बताता है
अब अगले दिन जॉनी का कॉन्ट्रैक्ट पास कराने के लिए वो लोग मीटिंग करते हैं, जहां रैनी अपने दोस्त सुदेश को फोन लगाता है, जो एक पार्टी का नेता है, लेकिन वो अचानक अपने हाव भाव बदलकर उसे इग्नोर करने लग जाता है। अब इसी बीच जॉनी को भी रैनी पर शक हो जाता है कि इसने जरूर मेरे साथ कोई धोखा किया है और उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। जिसके बाद जॉनी उससे कहता है कि मैं मजबूर हूँ और मुझे किसी भी हालत में इस कॉन्ट्रैक्ट को सक्सेसफुली करवाना होगा, नहीं तो मुझे मजबूरन खुद की जान देनी पड़ेगी। जिसके जवाब में सब उसे सहारा देते हैं और उसके कॉन्ट्रैक्ट को पास कराने की कोशिश करते हैं। अब रात को जैसे ही रैनी अपने घर पहुंचता है तो वो दीप्ति के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में उसकी बहन रिया उसे बताती है कि वो तो तुमसे परेशान होकर अपने घर चली गई क्योंकि तुमने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और साथ ही तुम मेरी भी जिंदगी बर्बाद करने में तुले हुए हो। एक्चुअली दीप्ति का घर छोड़कर जाना, इसके पीछे भी रैनी की कोई ना कोई चाल शामिल थी। अब रैनी वहां से सीधा लोनप्पन के घर जाता है और उससे कहता है कि मुझे ज्वेलरी शॉप डालने के लिए 15 किलो सोने की जरूरत है, जिसका अरेंजमेंट करने के लिए लोनप्पन एक होटल में शहीद नाम के दोस्त से मिलता है जो उनको गोल्ड दिलवा सकता है। लेकिन गोल्ड देने से पहले शाहिद एक शर्त रखता है कि रैनी को उसकी कुछ कीमती चीज उसके नाम करनी होगी, जिसके बदले में रैनी उसको अपनी जमीन का कुछ हिस्सा उसके नाम करने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन जब वो अपनी प्रॉपर्टी के कागजात लेने के लिए घर जाता है तब उसकी घर वालों के साथ बहस हो जाती है और वो जबरदस्ती घर वालों से वो चीज हासिल कर लेता है। अब कुछ वक्त बीत जाने के बाद फाइनली रैनी अपने खुद की गोल्ड शॉप को खड़ा कर लेता है, जिसकी ओपनिंग के लिए वो लोनप्पन और एक्टर गीता को बुलाता है और इस सेलिब्रेशन के बीच दीप्ति भी उसको देख लेती है। अब झूठ के सहारे रैनी बहुत बड़ा आदमी बन जाता है और सारी ओर अपना प्रमोशन करने लग जाता है, जगह जगह जाकर अपनी ज्वेलरीज बेचने लगता है। इसी बीच बेनोई और उसके परिवार वाले एक और जगह रिश्ता देखकर आते हैं, जिसकी खबर ब्रोकर वरीद रैनी को देता है और कहता है कि अगर बेनोई से तुम्हारी बहन का रिश्ता करना है तो तुम्हें सबसे पहले उनकी शर्तें पूरी करनी होंगी। अब अगले दिन रैनी दीप्ति से मिलने के लिए उसे चर्च में बुलाता है, जहां उसके माँ बाप भी मौजूद होते हैं, जहां वो फादर के सामने उसके माँ बाप से कहता है कि मुझे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए 50 लाख की जरूरत है और कहता है कि अगर आप अपना घर मेरे नाम करते हो तो मैं दीप्ति को अपना लूंगा और उसे घर भी लेके जाऊंगा। अब ये देखकर तो दीप्ति को जरा सा भी अच्छा नहीं लगता और वो अपने माँ बाप को वहां से लेकर चली जाती है। बाहर जाकर दीप्ति उसे कहती है कि तुम्हारे जैसा घिनौना इंसान मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा जो पैसों के लिए इतना हद तक गिर सकता है। जिसके अगले सीन में हम रैनी को जिम करते हुए देखते हैं, जहाँ वरीद आकर उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा खासा रिश्ता देख लिया है, जिसमें लड़की काफी अमीर है और उसके पास काफी जायदाद भी, और अगर तुम उससे शादी करते हो तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा जिससे तुम अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो। और साथ में वो कुछ शर्तें भी बताता है कि उस लड़की की शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है। अब शुरुआत में तो रैनी इस बात को पहले अनदेखा करता है, लेकिन लालच होने की वजह से वो फाइनली वहां जाने के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचने के बाद जैसे ही वो उस लड़की मौली को देखता है तो उसकी खूबसूरती देखकर तो हैरान रह जाता है और उसके सामने बड़ी बड़ी फेंकने लगता है जैसे कि वो बहुत बड़े बाप की औलाद हो। वक्त के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि बेनोई और अनीता कुछ ज्वेलरी खरीदने के लिए रैनी की शॉप पर आते हैं, जहां जो अनीता पर लाइन मारना स्टार्ट कर देता है और उसे गहने दिखाता है। तब हमें पता चलता है कि अनीता का ऑलरेडी जोजो के साथ अफेयर था और वो एक दूसरे से प्यार भी किया करते थे। अब अगले सीन में हम हॉस्पिटल का नजारा देखते हैं, जहां अनीता के पिता साम कुटी की हार्ट अटैक आने के साथ डेथ हो गई थी। जब वरीद वहां पहुंचकर एक आदमी से पूछता है तो वो कहता है कि उनकी बेटी अनीता की आज शादी थी, लेकिन वो अपने लवर के साथ किसी ज्वेलर्स दुकान का सारा सोना लेकर भाग गई है, जिस सदमे की वजह से इनकी मौत हो गई। वेल इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम रैनी को देखते हैं, जो वकील पॉल के घर जाकर उससे हाथापाई करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि पॉल ने उसके साथ धोखा किया है, जिस वजह से वो उसे गाड़ी में बैठा कर लेके जाता है। और शॉप पर पहुंचने के बाद जब उसे जोजो नहीं मिलता तब वहां का एक पुलिस वाला उसे आकर एक चिट्ठी देता है जो जोजो ने लिखी थी, जिसमें जोजो लिखता है कि मैं और अनीता एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, और मैंने कुछ सोने के गहने हमारे लॉकर में से उठा लिए, वक्त आने पर मैं तुम्हें लौटा दूंगा, हो सके तो मुझे माफ करना। अब अपने दोस्त का दिया हुआ ये धोखा देखकर रैनी के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह सोच में पड़ जाता है कि अब मैं कर्जा कैसे चुकाऊं। जिसको सहारा देते हुए लोनप्पन अपने दोस्त शाहिद को कॉल करता है और उसे फिर से रैनी की मदद करने के लिए कहता है, जिसके जवाब में शाहिद कहता है कि मैंने जो सोना रैनी को दिया था उसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए थी, और अगर वक्त के हिसाब से रैनी ने मेरे पैसे नहीं चुकाए तो मैं उसकी दुकान का सारा गोल्ड ले लूंगा। जिसकी बात मानकर रैनी भी रेडी हो जाता है। अब लोनापन को भी रैनी के बारे में पता चल चुका था कि उसने किस तरह से उसके साथ खेल खेला, इसलिए लोनापन उसे नजरअंदाज करते हुए वहां से जाने लगता है। जिसका पता चलने के बाद रैनी उसे अपना असली रूप दिखाकर कहता है कि अगर मैं बर्बाद हो गया तो तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा, और वहां से चला जाता है। अब अगले दिन हम एक पुलिस ऑफिसर शशिधरन को देखते हैं जो जोजो से मिलने के लिए चोरी छुपे उसके घर आता है। घर आने के बाद वो जोजो से बचपन के किस्से शेयर करता है और थोड़ी देर के बाद वहां से चला जाता है।
अब बाहर आने के बाद शशिधरन डायरेक्ट रैनी से कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि जोजो की लोकेशन मुझे पता चल गई है। रात ठीक 10 बजे हम उसके घर जाकर उससे पूरा चुराया हुआ सामान वापस निकलवा लेंगे। अब प्लान के मुताबिक ठीक रात को वो जोजो को पकड़ लेते हैं और तब रैनी भी वहां पर आ जाता है और रैनी जोजो को जख्मी हालत में देखकर उससे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तो जोजो उसे बताता है कि 4-5 पुलिस वालों ने घर में घुसकर हमें बहुत मारा और साथ ही वो चुराया हुआ सोना भी लेकर चले गए। अब रैनी अपने दोस्त शशिधरन पर भड़क जाता है और उसे उन नकली पुलिस वालों को पकड़ने के लिए कहता है जिन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया था। वहां से निकलने के बाद रैनी एक जगह गाड़ी को रोकता है और 4 लोगों से मिलता है। ये वही लोग थे जिन्होंने पुलिस बनकर जोजो के घर में डाका डाला था और उस सोने को भी चुरा लिया जिसे जोजो ने छुपा कर रखा हुआ था। मतलब हमें ये पता चलता है कि रैनी की ही साजिश थी जिसको उसने पुलिस वालों के साथ मिलकर अंजाम दिया। अब जैसे ही रैनी वहां से सोना गाड़ी लेकर निकलने लगता है तभी उसे शशिधरन का फोन आता है जो उसे गुस्से में कहता है कि तुमने मुझसे गद्दारी करके बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हारी सारी साजिश का पर्दाफाश कर दूंगा और तुम्हें जल्दी गिरफ्तार कर लूंगा। और तभी सामने से एक ट्रक बेकाबू होकर रैनी की कार के सामने आने लगता है जिससे वो अपना कंट्रोल खोकर एक खाई में जाकर गिरता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लवली को देखते हैं जिससे एक पुलिस वाला फोन करके कहता है कि आपका कोई रिलेटिव रैनी हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट है। ये सुनकर लवली रॉन्ग नंबर कहकर फोन काट देती है। अब अगली सुबह जब लवली हॉस्पिटल में रैनी को देखने के लिए आती है तो इस वक्त रैनी बहुत जख्मी हालत में पड़ा होता है जिसको देखकर लवली भी काफी परेशान और इमोशनल हो जाती है। फिर 10 दिन बीतने के बाद रैनी की तबीयत में थोड़ा सुधार आता है। तब पुलिस उसे एक्सीडेंट की जगह पर मिला हुआ एक बैग उसे देती है। पर जब रैनी उस बैग में चेक करता है तो उसमें सोने की जगह बस कपड़े ही मिलते हैं जिसे देखने के बाद तो वो शॉक हो जाता है कि आखिर इसमें सोना कहाँ गया। अब वक्त के साथ साथ रैनी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। पर जैसे ही वो लोग घर जाने के लिए निकलते हैं तो उन्हें रास्ते में एक लड़का मिलता है और ये वही लड़का था जिसने रैनी की जान बचाई थी। क्योंकि जिस वक्त रैनी जख्मी हालत में उस खाई में पड़ा था तब इस बच्चे ने ही उसकी खबर पुलिस और हॉस्पिटल वालों को दी थी। उस लड़की को देखकर इन दोनों को लगता है कि ये जरूर पैसे मांगने आया होगा। पर जब वो एक थैली उनको देता है तो वो देखते हैं कि उस थैली में बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है और ये वही सोना था जो उस बैग से गायब था। अब वो लड़का इन दोनों को अपने घर लेके आता है। इसी बीच जैसे ही रैनी उस लड़के की माँ को देखता है तो उसे याद आता है कि ये वही औरत है जिसके पति को लोनाप्पन ने गाड़ी से ठोक दिया था और साथ में उस आदमी की ओर भी उसकी नजर जाती है जो अभी भी जख्मी हालत में है। ये देखकर तो उसको बहुत बुरा लगता है और वो अपनी सारी गलतियों का पछतावा करता है जिसका प्रायश्चित करने के लिए वो उस आदमी का 3 महीने एक अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज करवाता है जिससे उसकी तबीयत में काफी सुधार भी होता है। अब 6 महीने बीत जाते हैं और हम रैनी को देखते हैं जिसने फिर से अपनी गोल्ड शॉप ओपन कर ली है और अब लवली भी उसके साथ मिलकर काम किया करती है। इस तरह रैनी भी अपनी लाइफ में खुश है और दूसरी तरफ उसकी बहन रिया भी बेनोई के घर वालों की बहू बन गई है। और अब फाइनली रैनी भी लवली से शादी कर लेता है और अपनी सारी फैमिली के साथ खुशी से मिलजुल कर रहने लगता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। इस मूवी ने खत्म होने के साथ साथ एक मैसेज भी दिया है, जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब जैसे रैनी ने अपने फायदे के लिए लोगों का बेवकूफ बनाया, आखिर में उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा, लेकिन वक्त के रहते उसे पछतावा भी हुआ और वो अच्छे रास्ते पर लौट आया। बाकी दोस्तों, आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।